पधारे और हमारे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सुना। बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने कई सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुनी। दोस्तों, हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का बखान करने से समस्याओं का अंत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। इसलिए कभी भी मैं समस्याओं पर ज्यादा नहीं बोलता। समस्याओं का बखान करना या समस्याएं दोहराना, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता है। समस्या समाधान करने के लिए समस्या के कारणों की पहचान जरूरी होती है। हमारे समाज के अंदर जो भी लोग बोलते हैं वे समस्याओं पर अपनी सारी बात बोल जाते हैं, लेकिन समस्या क्यों है उस कारण पर कभी नहीं जाते। तो जो भाई बहन आज की तारीख में अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, उनसे मेरा पहला अनुरोध है, निवेदन है कि समस्या के कारण पर अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा कि समस्या का कारण क्या है। एक बात। दूसरी बात, समस्या के कारण का पता आपने लगा दिया तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान में हमारे देश में जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था, उस व्यवस्था को समझते हुए लोकतंत्र के, जिसको हम मंदिर कहते हैं, सत्ता की प्रमुख क्या कहते हैं, सत्ता के केंद्र हैं, उन केंद्रों में हमारी आवाज जानी चाहिए। यह काम हम लोग करने में कामयाब होते हैं तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। तो आपको मैंने दो बातें बताई। एक तो समस्या का कारण क्या है उसका पता लगाएं, और फिर हमारे देश में वर्तमान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत सत्ता के जो केंद्र हैं वहां हमारी आवाज उठे, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज की तारीख में हम समाज में देखते हैं, तो दूसरे समाज की तो बात छोड़ दो, अपने समाज का अध्ययन करते हैं तो हमारे समाज में भी दो प्रकार के लोग हैं। हमारे समाज के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो खुद के लिए सोचते हैं और खुद के लिए काम करते हैं। ध्यान रखो, हमारे समाज के अंदर ऐसे पहले नंबर के लोग हैं जो खुद के लिए सोचते हैं और खुद के लिए काम करते हैं, और एक दूसरे नंबर के लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। और मैं किसके लिए बोल रहा हूं? जो लोग समाज के लिए सोचते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए अपना समय लगाते हैं, समाज के लिए अपनी बुद्धि लगाते हैं, समाज के लिए अपना पैसा लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो अपने खुद के लिए काम करते हैं और खुद के लिए सोचते हैं। अब आप पता लगा सकते हो कि आपके अपने परिवार के अंदर, आपके अपने गांव के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपके परिवार के अंदर यदि 10 लोग हैं तो इनमें मात्र 2 लोग समाज के लिए सोचते हैं या समाज के लिए काम करने के लिए तैयार है। एम आई राइट? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये है बात।
इस बात को यदि समझते हैं हम लोग, तो हमारे पास मात्र 2% लोग बचते हैं जो पूरे समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, पूरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मात्र 2% लोग। तो हमारे अपना समाज के लोग 98% लोग हमको कभी साथ नहीं देंगे, ये बात सिद्ध होती है। लेकिन हम जानते हैं एक चिंगारी ही काफी होती है बदलाव के लिए, एक विचार ही काफी होता है बदलाव के लिए। तो आज की तारीख में कोई संगठन ऐसा नहीं है पश्चिमी भारत के अंदर कि आदिवासी परिवार अपने कार्यक्रमों के अंदर जितने लोगों को लाने में कामयाब होता है, और वो लोग आते हैं अपने पैसों से, अपना काम छोड़ करके आते हैं और कार्यक्रम के अंदर स्वेच्छा से पैसा भी देते हैं। ऐसा काम करने में मात्र और मात्र एक आदिवासी परिवार कामयाब हुआ है, और यह आप सब लोगों की देन है, ये मैं बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 2% लोग आज की तारीख में समाज के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उन 2% लोगों में भी कर्मचारी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, बहुत सारे किसान हैं, स्टूडेंट हैं, युवा हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। ये सभी मिलकर के इतने लोग हमारे पास बचते हैं। तो आप लोग कभी भी ये निराश नहीं होना है कि हमारा समाज हम लोगों को जितनी हम आशा करते हैं, जितना हम प्रयास करते हैं, उतना हमको साथ नहीं देता है। ऐसे अपन को निराश होने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। हम लोग यहां पर उदयपुर सबसे पहले मेरे को एपीओ किया गया था। मैं यहां आया था तब हमारे पास बहुत ही कम लोग थे, प्रशिक्षित नहीं थे, अच्छा बोलना नहीं जानते थे। कुछ एक लोग ऐसे थे जो समाज को अनुशासित रख पाते थे, नियंत्रित कर पाते थे और अच्छे तरीके से उसको बोलने लायक बनाने में कामयाब थे। आज की तारीख में हमारे पास इतने वक्ता हो गए हैं कि हम एक दिन के कार्यक्रम में सभी वक्ताओं को बुलवाने में नाकामयाब हो रहे, नाकामयाब हो रहे। यदि आज की तारीख में किसी कार्यक्रम के अंदर मात्र मेरे को ड्रॉप कर दिया जाता है तो 5 से 6 लोग बोल सकते। हर कार्यक्रम के अंदर यह हो रहा है। 5-6 बड़े वक्ता रह जाते, और यह इसलिए हुआ है कि आदिवासी परिवार से पहले एक भी ऐसा संगठन नहीं था जिसका बैनर आदिवासी का हो, संचालन आदिवासी का हो, ये टेंट आदिवासी का हो, ये जाजम आदिवासी का हो, और आदिवासी ही सुने और आदिवासी ही बोले। ऐसा कोई भी संगठन नहीं था, नहीं था। इस वजह से आदिवासियों के लिए सोचने वाला, आदिवासियों के लिए बोलने वाला, आदिवासियों का स्वावलंबी, आत्मसम्मानी कोई भी संगठन खड़ा नहीं हुआ। आज की तारीख में हम लोगों ने बड़े प्रयास करने के बाद, बहुत सोच मंथन करने के बाद योजना बनाई कि हमारा समाज पार्टियों में बटा हुआ है, हमारा समाज संगठनों में बटा हुआ है, हमारा संगठन समाज धर्मों में बटा हुआ है, बहुत एरिया में बटा हुआ है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए। तो हमने 4 पॉइंट बनाए आदिवासी परिवार के। बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, आप किसी भी जिले के हो, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। राजनीति विहीन आदिवासी परिवार, आप किसी भी पार्टी के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आदिवासी हैं तो आप यहां आकर के अपनी बात रख सकते हैं। धर्म विहीन आदिवासी परिवार, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, यह मतलब नहीं है। हमारा धर्म कोई हो सकता है तो आदिवासी धर्म हो सकता है। हम लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं। मान लो हम
वैदिक धर्म में चले गए, या फिर हम लोग इस्लाम में चले गए, या हम ईसाइयत में चले गए, कहीं पर भी हो, आप आदिवासी हो, यहां आ सकते हो और अपनी बात रखो। इसके अलावा आप किसी संगठन में हैं, आप किसी भी संगठन में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आदिवासी की संतान हैं, आप पैदाइशी आदिवासी हैं, यहां आइए और अपनी बात रखिए। ये 4 हमने पिलर बनाए, ये 4 स्तंभ बनाए, उसके दायरे में रहते हुए लगातार बोलते 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 आज लाखों की संख्या में आदिवासी परिवार के सदस्य हो गए। ये आप सब लोगों की मेहरबानी है, आप सब लोगों का प्रयासों की वजह से हुआ है। तो जितने हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े मनोयोग से, प्रयास से आदिवासी परिवार को खड़ा किया है। सबसे पहले आप उन तमाम कार्यकर्ता, जिसमें एक कार्तिक भील भी शामिल है, उन सबके लिए एक बार आप ताली बजा करके अभिनंदन करिएगा मेरे दोस्तों। कार्तिक भाई भोला आदमी था, उसकी बहुत सारी समस्याएं थी, वो चाहता था कि हम लोग भी उसके लिए प्रयास करें, लेकिन समाज जागृत नहीं होता है, स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बाहर वाला भी सपोर्ट नहीं कर पाता है, ये हम सब जानते। हम लोग मारवाड़ को संगठित करने के लिए, जागृत करने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस इलाके में जातिवाद बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो इलाका उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाया जिस तरीके से हमारा इलाका खड़ा हो रहा है। और अंततः कार्तिक भाई हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे लोग गुजरात के अंदर आदिवासी परिवार के अंदर काम करने वाले लोग नहीं रहे आज की तारीख में। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आदिवासी परिवार के लिए काम करने वाले हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो लोग हमारे दिलों में आदिवासी परिवार के इतिहास में जिंदा रहेंगे। उनको हम कभी भूल नहीं सकते। जो एक दिन भी आदिवासी परिवार के लिए योगदान दिया, 1 रुपये का भी पैसा दिया आदिवासी परिवार को संगठित करने में, उन सभी लोगों को हम याद करेंगे। उनमें आपके इसी इलाके के मान्यवर तावड़ साहब भी आते हैं। वे खेरवाड़ा के पास में नया गांव, वहां पर अंतिम हमको मिले थे। इससे पहले कई बार आए, लेकिन वहां पर भी आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात रखी थी नया गांव में। और वहां पर ये आप जो बैठे उससे ज्यादा तो पुलिस थी। ऐसे कार्यक्रम में वे आए थे और बहुत जबरदस्त बात कही थी। हम उनको भी आज के दिन याद करना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे समाज को जागृत करने के लिए सबसे पहले इतिहास की जानकारी होना चाहिए। इतिहास, ये जो हमारा इलाका है, हम लोग कहते हैं डूंगरपुर में हमारा राजा था, उदयपुर में हमारा राजा था, सलुम्बर में हमारा राजा था, चित्तौड़ में भी हमारा राजा था, बांसवाड़ा में भी हमारा राजा था, कुशलगढ़ में था। ये तो राजस्थान की बात हो गई। पड़ोसी गुजरात में भी हम लोग कई शहरों को, कई इलाकों को दिखा देंगे कि वहां पर भी हमारा राजा था। मध्य प्रदेश में भी हम दिखा देंगे कि वहां पर भी हमारा राजा था। यदि हम लोग राजा और राजाओं के वंशज हैं, हमारे पूर्वज राजा थे, तो हम लोग आज प्रजा कैसे हुए, इसका भी कारण हमको मालूम होना चाहिए। यदि हमारे पूर्वज राजा थे, हम प्रजा कैसे हुए, इसका कारण आपको पता लगाना है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका पता लगाना होगा। कौन लोग हैं आज की तारीख में जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारा दमन, शोषण, उत्पीड़न करते हैं, उनके चरित्र का पता लगाना होगा। और आज भी उस जमाने में हमारे पूर्वज हारे, या उस जमाने में हमारे पूर्वज असफल रहे, आज भी असफल हो रहे हैं, उन कारणों का पता लगाना होगा। अर्थात हमारे चरित्र का भी अध्ययन करना होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। एक वे लोग जो हमारे
चरित्र का भी पता लगाना चाहिए और हमारे चरित्र का भी पता लगाना चाहिए कि हम में ऐसी क्या खामी है और उनमें ऐसी क्या गुण है जिसकी वजह से वो लोग हमको जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं। इसका हम पता लगाते हैं तो सबसे बड़ा कारण यह नजर आता है, जंगल के अंदर दो प्रकार के जानवर होते हैं। एक घास खाने वाले जानवर होते हैं या पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर होते हैं, जिनको हम कहते हैं शाकाहारी। एक ऐसे जानवर होते हैं जो घास खाने वाले जानवरों को मार के खाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो घास भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, ये अलग है, सर्वाहारी। लेकिन मेजर दो प्रकार के जानवर होते हैं। एक ऐसे जानवर जो घास खाते हैं या पेड़ पौधे वनस्पति को खाते हैं, और दूसरे ऐसे जानवर होते हैं जो घास खाने वाले वनस्पति को खाने वाले जानवरों को मार के खाते हैं। बराबर है क्या गलत है? सही है। ये ध्यान रखो। इसका मतलब है प्रकृति ने ही, कुदरत ने ही दो प्रकार के जीव पैदा किए, एक वनस्पति को खाने वाले शाकाहारी और एक शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी। कुदरत ने बनाए, हमने नहीं बनाए। तो हमारे इंसानों के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। इंसानों के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो श्रम नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, खेती बाड़ी नहीं करते, पशुपालन नहीं करते, और एक ऐसे लोग हैं जो बगैर मजदूरी किए खाते ही नहीं है, मजदूरी करके ही खाते, श्रम करके ही खाते। उनमें आदिवासी पहले नंबर पे आता है। आदिवासी बगैर श्रम, बगैर मजदूरी खाता ही नहीं है। इसी वजह से आज तक भारत के अंदर एकमात्र ऐसी कौम है आदिवासी जिसने आज तक कभी भीख नहीं मांगी, कभी भीख नहीं मांगी, मजदूरी करके ही खाते। यह हमारा चरित्र है। और वो लोग मजदूरी नहीं करते, श्रम नहीं करते, खेती नहीं करते, पशुपालन नहीं करते, लेकिन उनके पास मुंह है और पेट भी है। मुंह भी है, पेट भी है। तो उस मुंह से खाए क्या, पेट को भरे क्या, उसके लिए उन लोगों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उनको उल्लू बनाए जाए, उनको बेवकूफ बनाए जाए, उनको भ्रम में रखा जाए, उनको अपने अधीन रखा जाए। इसी उन्होंने योजना बनाई। उसी योजना का नाम है राज व्यवस्था, और दूसरी योजना का नाम है धर्म व्यवस्था। जिस दिन इस देश में, जिस दिन इस दुनिया के अंदर राज व्यवस्था का जन्म हुआ, उसी दिन सामंत व्यवस्था का जन्म हुआ, और उसी सामंत व्यवस्था को चिरस्थायी रखने के लिए धर्म व्यवस्था का विकास हुआ। यह पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले ईरान में हुआ। ईरान, और आज की तारीख में आपने सभ्यता का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान और पड़ोस वाला इलाका इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहीं पर सबसे पहले दुनिया के अंदर राज व्यवस्था कायम हुई, और वहीं पर सबसे पहले धर्म व्यवस्था कायम हुई। ये बात हमको ध्यान रखना होगा। और इन दोनों व्यवस्थाओं ने मिल करके, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, पशुपालन करने वाले लोग थे,
श्रम करने वाले लोग थे, उनको पर कब्जा करने का काम शुरू किया। और यही व्यवस्था हमारे देश में भी आई और कालांतर में धीरे 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 करते करते आज हमारे घर के अंदर वो व्यवस्था आ गई है, हमारे दिमाग के अंदर वो व्यवस्था आ गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि पानी नौकरा ने टच થઈ ગયું, અણા નોકરા તક પાણી આવી ગયું। એવા થોડો કોસો જાળ તમે આપણો કામ તમામ खत्म, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म। आने वाले समय में आदिवासियों को जिंदा रहना है तो दूसरों की मेहरबानी पर जिंदा रहना होगा। कैसे? चिड़ियाघर के अंदर शेर होता है, चिड़ियाघर के अंदर जानवर होते हैं, तो उनको इंसान की मेहरबानी पर जिंदा रहना पड़ता है। इंसान जानवर को मार के देता तब वो खाते हैं। वही हालात हमारे आज की तारीख में है। आज हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं? सरकार पैसाल है, सरकार गैराल है, सरकार अनाजाल है, सरकार एड़पमाल है। ये गुलामी समझिए, हमारा माइंड सेट बदला जा रहा है, हमारा माइंड सेट बदला जा रहा है। हम हमारे बलबूते कुछ नहीं कर सकते। हमारे को रोटी भी सरकार खिलाएगी, हैंडपंप भी सरकार लगाएगी, घर भी सरकार लगाएगी, और तो और पशुशाला भी सरकार बनाएगी। ये माइंड सेट हमारे पूर्वजों में, हमारे लोगों में पिछले 20-30 साल में पनपा है। ये बहुत घातक है, ये सोचने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आदि अनादि काल से आपके पूर्वज खुद के बलबूते जिंदा रहे, खुद के बलबूते रोटी खाई, खुद के बलबूते अपना घर बनाया और खुद के बलबूते अपनी व्यवस्था कायम किया। उससे समझौता करने वाले लोग बनेंगे, समझौता करने वाले लोग बनेंगे, और समझौता करने वाले लोग बनने के बाद क्या होगा? ये राज व्यवस्था का उदाहरण बना रहा हूं। यह समझौता कायम होने के बाद यदि वो जो देने वाला है, कौन देने वाला है? राज में बैठे लोग। उसके दिमाग में क्या आएगा? इतना दे दिया है तो थोड़ा सा मैं उनको दे देता हूं तो क्या नुकसान हो जाएगा। ये हमारा दिमाग में सहमति बनेगा अपने आप। जैसे आप लोगों को एक बोतल दारू पिला दिया चुनाव के दौरान, तो वोट देने जाते हैं तो हमारे लोग सोचते हैं, अरे यार मार गया जो तो ने एक बोतल आली गयो तो ते खवाई गयो એટલે ના તે થાય નહીં, या 100 रुपया आली गयो तो ते खवाई गયું, नमकीन आल दीदी खवाई गયું एवं ना ते થાય નહીં, चलो फेर बीजे वक्त पेलन ते आली पण एवने वक्त एणानी साल दो। ये माइंड सेट, ये ध्यान रखो, ये विचार, यही एक घातक है आपके लिए। ये आपकी सहमति बनाता है गलत काम करने के लिए। मन नहीं मान रहा है, लेकिन इस जीव ने मन को भी मनवा दिया। और एक दूसरा व्यवस्था है धर्म व्यवस्था। उस धर्म व्यवस्था ने गलत के विरोध में आप बोल सकते थे, उस बोलने से आपको रोका नहीं। ये जो गलत करने वाले लोग हैं, मेरी जमीन छीनने वाले लोग हैं, ये मेरा हक अधिकार छीनने वाले लोग हैं, वो मेरे ही धर्म के लोग हैं, इसलिए मैं इनका विरोध नहीं कर सकता। ये दो चीजें, ये सामान्य बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारे समाज के दुश्मनों को जल्दी समझ में आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये उनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। राज क्या करता है, वो धर्म क्या करता है? राज आपकी चीजें छीनने का काम करता है,
वो सहमति बनाता है आपके दिमाग में। और धर्म है वो आप गलत के विरोध में बोल सकते हैं। राज गलत कर रहा है तो आप बोल सकते हैं। उस विद्रोह को, उस विरोध को रोकने का काम राज करता है। इसलिए हमने बोला था कि राज से भी बाहर निकलना होगा, धर्म से भी बाहर निकलना होगा, और मात्र आदिवासी के बारे में सोचना होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे लोगों को तंबाकू छुड़वानी है ना, तो बीड़ी पीने की इजाजत देना होगा। एक ते जुजेस, बीड़ी छुड़वानी है तो तंबाकू देना होगा, है ना। ये देखिए, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं। मैं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए कारण का पता लगा रहा हूं और लगाने में कामयाब हो गया, लेकिन मैं एक चीज का पता लगाने में अभी भी असक्षम हूं। आखिर ये लोग, आखिर मेरा अपना समाज इन नशों के पीछे, एक छुड़वाना है तो दूसरा लेना पड़ेगा, इतना आदी क्यों हो रहा है। एक दिन हम लोग आ रहे थे मध्य प्रदेश से, रात को 2:30 बजे रोड पर सोया हुआ आदमी मिला हमको, पक्के रोड पर, और वो भी ढलान में। 2:30 बजे रात को, ये 8-10 दिन पहले की बात है। 2:30 बजे कई लोग दारू के लिए, मात्र दारू के लिए जमीन बेच देते हैं, अपनी बेटी, अपनी पत्नी से मारपीट करते, अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक देते। आखिर ऐसा क्या है? यह बात अभी भी मेरे लिए राज है। ऐसा कौन सा चरित्र है हमारे अंदर? इससे बाहर निकलना होगा। और मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई ऐसी शक्ति नहीं हूं कि आप में बदलाव कर सकता हूं। हमारे पहले बहुत सारे पूर्वज, संत मावजी महाराज, संत मावजी महाराज से भी पहले, मारवाड़ की बात करो, रामापीर, मावजी महाराज, संत सुरमाल खराड़ी, गोविंद गुरु, न जाने कितने महापुरुषों ने प्रयास किए हमारे समाज को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, दारू से बाहर निकालने के। हमारे समाज ने, बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो मुझे भी नहीं लगता है कि मैं भी कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन उस जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग वैज्ञानिक ज्ञान रखते हैं। उस जमाने के लोग अपने एरिया से बाहर का नॉलेज नहीं रखते थे, आज हम लोग गुजरात का नॉलेज रखते हैं, महाराष्ट्र का रखते हैं, मध्य प्रदेश का रखते हैं, और दूसरे राज्यों का भी नॉलेज रखते हैं, अमेरिका का रखते हैं, अफ्रीका का रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का रखते हैं, इंग्लैंड का रखते हैं, मध्य एशिया का रखते हैं, इवन मंगल ग्रह का भी रखते हैं, चंद्रमा का भी रखते हैं। इतना बड़ा हमारे पास नॉलेज है, तो तत्कालीन समय में हमारे महापुरुष इस बीमारी को छुड़वाने में हमारे समाज को नाकामयाब रहे। आज हमको कामयाब होना ही होगा। और यदि आप लोग मेरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं, यदि आप लोग मेरी बात मानते हैं, यदि आप लोग मेरे को एक प्रेरक मानते हैं, विचारक मानते हैं, आपका कहने का मतलब प्रेरणादायक मानते हैं, तो आप लोगों को दारू छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। अब क्यों छोड़ना है वो बाद में बताऊंगा। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो? कोई नहीं बोले, हाथ ऊंचा करके बताओ। नहीं छोड़ दिया हमने, ही नहीं हमने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। छोड़ना होगा, है? शपथ दिला दूं? उबा नहीं जो आता है, खड़े हो जाओ। कोई नहीं होगा। छोड़ दी तो ये हेता कहता हुआ भाइयों, लड़कियां भी
सब खड़े हो जाओ। नहीं पीने वाले वो भी शपथ लें। हाँ, नहीं पीने वाले वो भी। हाँ, हाथ एम करो। वो पीने वालों को छुड़वाएंगे जिन्होंने छोड़ दिया वो। सब पीला वाहे वाला नहीं करता हो। अरे। हाथ ना पकड़ो। मैं भंवरलाल परमार, तेज कुमार बिना। इसलिए आपको अपना अपना नाम बोलना, ठीक है? ठीक है। मैं भंवरलाल परमार, जीतू कटारा, मेरे पूर्वज प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, धरती, आसमान, हमारे लाखों पूर्वज, जिसमें हमारी माएं, हमारे बाप, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जमीन के हक अधिकार, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी बोली को बचाए रखने के लिए यह अंतिम पीढ़ी जमीन को बचाने में सबसे बड़ी बाधा दारू का आज से त्याग करते हैं। यदि हम सभी शपथ करता आज के बाद पिएंगे तो आज जगह मने गली जाए। धन्यवाद। अब ध्यान रखिए, जमीन की रक्षा करने में बाधा है। ध्यान रखो, आप लोग जमीन की सुरक्षा करना चाहते हो, आपके पास जमीन है, उसको बचाना चाहते हो, उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दारू है। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, एक बार सभी बैठ जावे। हाँ, जो सबसे बड़ी बात है वो समझा रहा हूं मैं। जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, जैसे अभी भाई ने बताया था, किशन भाई ने, ऐसे जो लोग हैं समाज के लिए समर्पित होकर के काम करते हैं, उन लोगों का हौसला कमजोर करने में, उन लोगों को फेल करने में दारू ही जिम्मेदार है। दारू ही जिम्मेदार है। दारू दिलाई तो अन्यथा नहीं ले। इस विषय को लेकर के आपको मैंने शपथ दिलाई है, उसका आप पालन करेंगे ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कि हम हमारी जमीन के मालिक हैं और जमीन की सुरक्षा करना है, तो जमीन की सुरक्षा करने में सबसे बड़ी बाधा ही दारू है। इसलिए मैंने आपको ये शपथ दिलाई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताया कि जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं, ये बहुत गंभीर बात है, समझना। जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं, उनका सिलेक्शन कौन करता है? ध्यान रखो, ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी बात है, क्योंकि मैं दो ही विषय क्लियर कर रहा हूं। जो लोग चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, उनका सिलेक्शन कौन करता है? आला कमान। और आला कमान में हमारे लोग होते हैं क्या? नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखो। आला कमान उसका सिलेक्शन करता है, हम क्या करते हैं? मात्र वोट देते हैं। बराबर है? सही है भाई? तो वो आदमी किसके प्रति जिम्मेदार रहेगा? ध्यान रखो, जिसने उसको टिकट दिया। बराबर है? जिसने वोट दिया उसके प्रति जिम्मेदार नहीं रहेगा। वो ईमानदार, वो अपनी निष्ठा किसके प्रति रखेगा? जिसने उसको टिकट दिया। ठीक है? और वो चुनाव जीत जाने के बाद जमीन है वो छीनने की सहमति देता है। ये लान याद रखो। चुनाव जीत जाने के बाद जमीन छीनने की सहमति देता है।
ये यूआईटी ऐसे नहीं आई है। आपने वोट दिया था। वोट को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मतदान। मत का मतलब क्या होता है? सहमति, इच्छा। आपने इच्छा दान किसको किया? ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आपने अपनी इच्छा का दान किसको किया? किसको किया? जो जीत के गया। तो आप सभी की इच्छा कहां केंद्रित हो गई? आप सबकी संयुक्त इच्छा कहां केंद्रित हुई? जो जीत के गया। ठीक है? और जो जीत के गया वो किसके प्रति निष्ठावान था? जिसने टिकट दिया। तो टिकट वाले ने कहा कि इतना एरिया यूआईटी में लेना है, इतने एरिया में डैम बनाने हैं, इतना एरिया में रोड निकालना है, यहां पर ये फैक्ट्री लगानी है। तो सारी इच्छा का दान का, सारी इच्छा का केंद्रीकरण कहां हुआ था? उस नेता में। और वो किसके इशारे पर काम कर रहा था? जिसने टिकट दिया था। तो उसको वो ना कह सकता है? तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी किसने मारी? खुद ने मारी। आपने अपनी इच्छा का दान ऐसे आदमी को किया जो आपके नियंत्रण से बाहर था, जिसका आपने सिलेक्शन नहीं किया था। यदि उस आदमी ने, जिसको आपने वहां भेजा, वो आदमी आपके नियंत्रण में होता, आपके द्वारा सिलेक्टेड होता, तो वो आपके प्रति निष्ठावान होता, आपके प्रति जिम्मेदार होता, तो वो आपकी जमीन छीनने पर बोलता। तो सत्ता क्या करती है? नेता क्या करते हैं? जमीन छीनने की सहमति देते हैं। यहां डैम बनाना है, बना दो। यहां नगर का विस्तार करना है, कर दो। ये इन लोगों को उजाड़ना है, उजाड़ दो। वो सहमति देता है। ध्यान रखो, सहमति देता है। और फिर असहमत लोग, लोकतंत्र का प्राण तत्व होता है असहमति। असहमत लोग जैसा ही विरोध करेंगे, असहमत लोग जैसा ही विरोध करेंगे, धर्म रोक देगा। धर्म रोकेगा नहीं। ये विकास करने वाले लोग, ये डैम बनाने वाले लोग, ये यूआईटी बनाने वाले लोग, ये हमारी जमीन छीनने वाले लोग हमारे ही धर्म के हैं। तो वो आपका विरोध भी रुक जाएगा। इसलिए ये दो बातें समझना जरूरी है। तो मैंने बताया था कि हमारे लोगों को बीड़ी छुड़वाना है तो क्या देना पड़ेगा? तंबाकू है? नहीं तो भाई कह रहे सुपारी दो, ये भी अच्छी बात है? बीड़ी भी छुड़वा दो और तंबाकू भी छुड़वा दो, सुपारी खाओ। हम लोग इस साल केरला गए थे तो पूरा पहाड़ पर सुपारी के पेड़ देखे बहुत सारे। हम उधर से सुपारी मंगवा लेते हैं, खाओ काट काट के। लौंग भी खा सकते हैं, इलायची भी खा सकते हैं, ये अच्छा विकल्प है। यह उदाहरण मैंने मात्र इसलिए दिया था कि लोगों को विकल्प देना होगा। विकल्प दिए बगैर लोग छोड़ेंगे नहीं। संगठन का विकल्प दिया हमने, विद्यार्थी मोर्चा विकल्प दिया, हमारे लोग कामयाब हुए। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस साल कितने कॉलेज में जीते? 20-22 कॉलेज में। बिल प्रदेश युवा मोर्चा का विकल्प दिया, लोग संगठित हुए। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का विकल्प दिया, लोग संगठित हुए। तो हमारे लोगों ने एक सुझाव दिया, और वो हमारे बीच में बैठे राम प्रसाद जी डिंडोर साहब, सबसे पहले उन्होंने सुझाव दिया था। मेरे अपने घर हमारी छोटी मीटिंग थी, उसमें सुझाव दिया कि आज सब लोग कहने पहले तो वोट आलवा तैयार नहीं तो किम नो करो। तो इसका भी हम लोगों ने विकल्प खड़ा करने का काम सहमति दे करके करवा रहे हैं और चल रहा है। यह तो हो गया लोकतंत्र में जाने का मामला।
एक और दूसरा बच जाता है मामला धर्म वाला, ठीक है, उसका भी विकल्प है हमारे पास। क्या विकल्प है? 1951 तक ऑलरेडी हमारा धर्म था। 1951 तक ऑलरेडी हमारा धर्म था, इसको खत्म कर दिया गया, तो उसी को पुनः बहाल करने के लिए बात हम कर रहे, और उसका नाम दिया हमने आदिवासी धर्म। तो लोग कहते हैं कि वनवासी हम तो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। जनजाति संवैधानिक नाम है। एक बात बताओ मेरे को, ये जनजाति नाम कब से है? जनजाति कब से नाम? संविधान बना इसके बाद। और वनवासी नाम कब से है? देखो ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। शायद 1956-57 वनवासी कल्याण आश्रम का गठन हुआ था। 1956-57 के आसपास, यानी 61 वाली जनगणना से पहले, उससे पहले वनवासी शब्द नहीं मिलेगा। जनजाति कब से मिलेगा? 1950 से। आदिवासी कब से मिलेगा? कब से मिलेगा? तो वो लोग क्या बताएंगे? आदिवासी अंग्रेजों ने नाम दिया है, ये बोलते हैं ना, आदिवासी अंग्रेजों ने नाम दिया है। 1938 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा नाम से संगठन का गठन किया गया था लोगों ने, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जयपाल सिंह मुंडा। इसका मतलब है 1838 में उस इलाके के अंदर आदिवासी नाम पर सहमति थी, यह बात साबित होता है। और हमारे यहां पर भील जनजाति के अंदर एक शब्द मिलता है, आदोआद। आदोआद थकी धरती ना धणी, जरणी ना धणी, है ना, आदोआद थकी धणी। इस शब्द का भी एक शब्द में अर्थ होता है आदिवासी। ये जो बात मैं कह रहा हूं वो भक्ति में, जैसा कि ग्रासिया जी कह रहे थे, भक्ति में आदि अनादि काल से, न जाने ये शब्द कब से चला रहा है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो हमारा पहली आइडेंटिटी क्या है? आदिवासी। और वो आइडेंटिटी कितना साल पुरानी है, यह हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन यह समग्र नाम है। ध्यान रखो, यह समग्र नाम है। कैसे? मुंडा, हो, उराव, संथाल, मीणा, भील, गोंड, ये 700 के आसपास जो समुदाय हैं, उन समुदाय का इंक्लूडेड नाम आदिवासी है। आदिवासी से पहले हमारी आइडेंटिटी भील है, इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? भील आदिवासी समुदाय। आदिवासी कोई कौम नहीं है, यहां पर सबसे पहले रहने वाले लोगों का एक सामूहिक नाम है। जैसे संतरा होता है, संतरा, संतरा के अंदर कई प्रकार की अलग अलग फांक होती है, लेकिन उसके ऊपर एक खोल होता है। खोल होता है कि नहीं होता है? संतरा એટલે આપણે હું કઈ મોસંબી, મોસંબી ને માથે વાળું ખોળ है, ઈ કહેવાય આદિવાસી ને અંદર અલગ અલગ ફાંક ઈ હું કહેવાય? ભીલ, મીણા, મુંડા, ઉરાવ, સંથાલ, हो, गोंड, कंध, चेचू, इस तरीके से बहुत सारे आदिवासियों के नाम है, सामुदायिक नाम है, वो अलग अलग है। ये बात हमको ध्यान रखना होगा। अब आप लोग, एक थोड़ा सा मेरा दिमाग में आ गया, सवाल पूछ ही लेता हूं, आप भील हैं कि मीणा? क्या बात कर दी है? अरे तक मीणा भी? अच्छा, 1841 में मेवाड़ भील कोर बना, तब कितने भील थे?
सारे बिल थे, तो इसका मतलब मीणा आप बाद में बने हो, बराबर है? ओके। दूसरी बात, उदाहरण दे रहा हूं, हल्दी का युद्ध हुआ 1576 में। उस समय उदयपुर संभाग में कितना मीणा थी? एक भी नहीं था। इट मींस इसके बाद बने। और गंभीर बात बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात याद रखिए, ये लास्ट बात कह रहा हूं, बोलने के लिए बहुत है लेकिन बहुत सारे साथी है। पूरे राजस्थान के अंदर अजमेर इलाके से विस्थापित भील आदिवासी भी इस इलाके में आके रहे। कोटा बूंदी इलाके से भील आदिवासी विस्थापित होकर के इस इलाके में आके रहे। मालवा से विस्थापित आदिवासी भी इस इलाके में रहे। गुजरात के एरिया, मारवाड़ के इलाके में जो भील आदिवासी लड़ाके थे, वो सभी लड़ाके लोग इस इलाके में आके रहे उस जमाने में। इसलिए सबसे ज्यादा लड़ाके पूर्वज थे, स्वाभिमानी। उन लोगों की, आजाद लोगों की संतानें आप लोग हो। इसलिए आप लोगों को जागृत कर दिया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षित कर दिया जाता है, अनुशासित कर दिया जाता है, तो पूरे आदिवासियों की सुरक्षा हो जाती है। यह बात सब मैं जानता हूं, इसलिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा करके, अपनी जान दांव पे लगा करके, मैं बीमार होते हुए भी लगातार बोलता हूं। कई सारी हमारे नौकरी को लेकर के विभागीय जांचें चलती हैं, उन सब का सामना करते हुए बगैर नौकरी की परवाह किए कई सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में इन लोगों को आप लोग इसी तरीके से साथ सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बातें बहुत सारी हैं, लेकिन क्रमशः स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। बहुत सारे भाई नए हैं, उन लोगों ने इतनी मजबूत बातें, दिमाग को हिला देने वाली बातें पहले नहीं सुनी होंगी, इसलिए मैं और ज्यादा गंभीर बातें ना कह करके, इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। और एक बात ध्यान रखिए, आपने सौगंध खाई है, खाइए ना, मेरी नहीं खाइए। हे धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, अन्न, पानी, सब दी पूर्वजनी है ना, तो मारी भी होगन है, होगनी। प्रतापगढ़ से हमारे भाई रमेश जी आए, अभी आरपी दादा ठेठ हमारे गलियाकोट से आए, दिनेश जी खानन साहब आसपुर से आए, कितने सारे साथी हमारे आए हैं। आप लोग, ये प्रधान जी हमारे भाई उमेश भाई, कितने बेहतरीन लोग आए हैं, उनको सुन करके ही आप जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।